हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, सो डायरेक्ट टॉपिक में आने से पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी का एक टॉपिक है जो कि है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, जिसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और क्लाइमेटोलॉजी में बहुत सारे चीज़ आते हैं, लाइक वेदर कंडीशन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, इंसोलेशन, हीट बजट एंड एट्सेट्रा। बट स्पेसिफिकली आज हम लोग का फोकस कहाँ पे रहेगा, तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पे। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आखिर क्लाइमेट बोलते किसको है। ओके, और क्लाइमेट का मतलब क्या होता है। क्लाइमेट क्या है कि किसी भी रीजन का जो एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है वो कैसा है। ठीक है, और वो जानने के लिए वो डिपेंड किस पे करता है, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि रेनफॉल कैसा है वहाँ पे, वहाँ का ह्यूमिडिटी कैसा है, एयर प्रेशर कैसा है, एंड विंड्स कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। ये सब के बेसिस पे ये निकाला जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है किसी भी रीजन का। ओके, और ये क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होता। ओके, ये बहुत लाइक मिनिमम 30 ईयर्स के ड्यूरेशन में एक बार होता है। ओके, और फैक्टर्स तो ये हो गए। बट अगर हम बात करते हैं वहीं पे वेदर की, ओके, अगर हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर में होता क्या है कि वेदर में क्या होता है कि ये डे टू डे फेनोमेना है। ओके, डेली बेसिस पे इसको कंसीडर किया जाता है कि डेली किसी भी एरिया का, लाइक पर्टिकुलर लोकेशन का, फॉर एग्जांपल रांची का लेते हैं। ओके, तो यहाँ का अभी वेदर कैसा है, कोल्ड है, हॉट है, और बारिश का है या फिर कैसा, उस बेसिस पे। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि ये एक लॉन्ग ब्रॉड एरिया में होता है एंड ये शॉर्ट एरिया में होता है, एंड शॉर्टेड ड्यूरेशन के लिए भी। ओके, ये डे टू डे बेसिस में भी किया जा सकता है, बट क्लाइमेटिक क्या है, मिनिमम 30 ईयर्स में। ओके, सो ये होता है वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, तो नेक्स्ट अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अब ये क्या है भाई, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। पढ़ने ये स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि आखिर एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है बेसिकली कि अर्थ के जो आउटर लेयर में जितने भी गैसेस, मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ। ओके, उसके बाद एक इन्वेलप टाइप में ये सारे जो गैसेस और वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल सब फैले हुए हैं, उसी को हम बोलते हैं कि एक अर्थ के अराउंड, उसके बाहर जो भी एक सराउंडिंग अर्थ के को कवर करके रखा है उसको क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। ओके, जिसमें कि बहुत तरह की गैसेस प्रेजेंट है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है। ओके, सो और ये अगर हम बात करते हैं ये है, चलो ठीक है मान लिए, बट इसके बियॉन्ड भी तो होगा। तो इसके बियॉन्ड क्यों, और ये अर्थ से अटैच होके क्यों है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। और वो क्या रीज़न है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस अर्थ से अटैच होके है सारे गैसेस एंड वाटर वेपर्स। ओके, सो ये है बेसिकली। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली गैस का। ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द गैस वन ओनली, ओके, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ गैसेस विच इज़ परमानेंटली concentrated here. Okay, so first one is if you are talking about the nitrogen. Okay, अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में क्या होता है कि ये क्यों ज़रूरी है, इसेंशियल है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। ओके, दूसरा अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का तो पता है आप लोगों को कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग सांस कैसे लेंगे, इनहेल क्या करेंगे हम लोग, क्या ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये हो गया। एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करता है, तो वो प्लांट्स करते हैं। ओके, और वो कैसे करते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसका क्या काम है, तो ये मेंटेन करता है अर्थ के टेम्परेचर को। ओके,
अगर अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहे हैं अर्थ पे, लेट्स मेक अ डायग्राम, ओके। फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, ये हमारे यहाँ पे सन है, ओके। सन से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आते हैं किस फॉर्म में, तो वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आते हैं, ओके। बट अगर जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो वो लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं और एब्जॉर्ब यहीं पे होते हैं, ठीक है। लॉन्ग वेव में जब वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं उसी टाइम एब्जॉर्ब होते हैं, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट रहता है और ये ओपैक रहता है, इसीलिए एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, ओके। तो इसमें होता क्या है कि जब यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन कहाँ पे रहता है सबसे ज़्यादा, तो कंसंट्रेशन रहता है सबसे ज़्यादा लोअर लेयर में, विच इज़ कौन सा लेयर है हमारा अर्थ के ऊपर सबसे पहला एटमॉस्फेयर का, तो वो हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, ओके। तो ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते जाता है, ओके। जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, देन क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन होने के बाद अगर ये एब्जॉर्ब हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे जो अर्थ है हमारा वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होने लगेगा, और ज़्यादा कोल्ड होने के कारण फिर यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। इसीलिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी है हमारे अर्थ के लिए, क्योंकि वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है अर्थ का, ओके। सो ये रहा गैसेस के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, वो है वाटर वेपर, कि वाटर वेपर में क्या है। एंड वाटर वेपर में आने से पहले एक चीज़ और हम देखते हैं इसमें, कि जो गैसेस है वो मेनली उसका कंसंट्रेशन कितना है, कितना ज़्यादा कौन सा गैस प्रेजेंट, ओके। सो ये है एक चार्ट जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि पूछ देता है कि इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए या साउथ टू नॉर्थ अरेंज कीजिए, ओके। सो इसमें क्या है कि फर्स्ट है नाइट्रोजन, जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, और वो कितना है 78.08%, ओके, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन 20.95%। नेक्स्ट वन इज़ आर्गन विच इज़ 0.93%। अनदर वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। इसी तरह सारे कंसंट्रेशन दिए हुए हैं, ओके। आपको ये उतना याद नहीं रखना है, बट हाँ स्टार्टिंग के कुछ जो है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछा जाता है, इवन उसका परसेंटेज भी, ओके। सो अगर इसको आप याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, नो AC नहीं, ओके। इसका नो का क्या मतलब, N का क्या मतलब होता है नाइट्रोजन, O का क्या मतलब होता है ऑक्सीजन, A का मतलब आर्गन, C का मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड, N का मतलब नियॉन, एंड ही का मतलब हो गया हीलियम, ओके। तो इतना आप अगर याद रख लोगे तो बहुत सफिशियंट है, बाकी पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा नहीं पूछा जाता है। हाँ अगर पूछा जाएगा, अगर इतना आपको याद रहेगा तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में सॉल्व कर लोगे। तो आपको क्या याद रखना है, ट्रिक क्या था, नो AC नहीं, ओके। सो आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि चाहे UPSC हो चाहे JPSC हो, सभी में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं पे, ओके। किसी ना किसी, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, ओके। सो जितना हो सके आप क्लास में ही याद कीजिए, ताकि बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। सो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, कौन सा था, गैसेस के बाद कौन सा था, वो था वाटर वेपर, ओके। तो वाटर वेपर में क्या था कि बेसिकली वाटर वेपर मतलब होता क्या है, ओके। पहले तो हम ये जानते हैं, वाटर वेपर का मतलब होता है कि जो हमारा गैसेस प्रेजेंट है, एयर जो है उसमें वाटर वेपर का परसेंटेज कितना है, ओके, वो कितना अवेलेबल है, वही हो जाएगा हमारा वाटर वेपर, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो वो किस काम में यूज़ होता है, तो वो क्या करता है, क्लाउड फॉर्मेशन करता है, प्रिसिपिटेशन करता है, एंड 90% ऑफ दी जो वाटर वेपर होता है वो कंसनट्रेटेड कहाँ होता है, तो अप टू 6 किलोमीटर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओके। इससे ज़्यादा ऊपर तक नहीं होता है, बस
इससे ज़्यादा इसके बियॉन्ड जो होता है 6 किलोमीटर के बियॉन्ड वो बहुत कम अमाउंट में रहता है। ओके, एंड वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस गैस भी है। एंड ये क्या करता है, तो ये वेदर फेनोमेना को भी एसोसिएट करता है। ओके, ये हो गया वाटर वेपर। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो है डस्ट पार्टिकल। ओके, तो जब हम डस्ट पार्टिकल के बारे में बात करते हैं तो पहले तो हम ये डिसाइड करें कि ये डस्ट पार्टिकल का सोर्स कहाँ है। ठीक, ये आता कहाँ से है, तो ये कहाँ से आता है, पहला तो है वॉल्केनिक इरप्शन, नेक्स्ट वन इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ओके, अब ये चलो वेदरिंग ऑफ रॉक हो गया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रॉक। ओके, जब ये वेदर्ड होता है तो इसके कुछ टूट के पार्टिकल्स नीचे हो जाते हैं, वही फिर धीरे धीरे और फाइन पार्टिकल्स होते हैं विंड के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस ब्लो ऑफ भी करते हैं। ओके, तो उसकी वजह से एक जगह से दूसरे जगह भी इन लोग ट्रैवल कर लेते हैं विंड के थ्रू। ओके, सो ये हो गया डस्ट पार्टिकल। और इसका जो ये मोस्टली किस लेयर में पाया जाता है डस्ट पार्टिकल, तो वो पाया जाता है मोस्टली ट्रोपोस्फेयर में, जो कि लोवेस्ट लेयर है। नेक्स्ट वन इज ये किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, तो वो हेल्प करता है, डस्ट पार्टिकल हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, सो इट्स हेल्प इन कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, सो ये रहा हमारा पूरा ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, इसमें अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका हम पूरी कोशिश करेंगे कि आंसर आपको मिल जाए। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है अर्थ का। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है अर्थ का, सॉरी नॉट अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, सो एटमॉस्फेयर में जनरली सभी को पता है कि टोटल 5 लेयर्स है। ओके, 5 लेयर्स है, और वो कौन कौन से हैं, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। बट इसको हम ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाते हैं, क्योंकि ये है हमारा लोवेस्ट वाला। ओके, एंड दिस वन इज हाईएस्ट और आउटर बोल सकते हैं जिसको। ओके, सो ये 5 लेयर है, बट इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी क्या है, तो फर्स्ट वन इज होमोस्फेयर, अनदर वन इज हेट्रोस्फेयर। और दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम बताते हैं आपको अभी। तो पहला है होमोस्फेयर की अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज द अर्थ। ओके, अर्थ से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, दिस इज, ये हमारा हो गया ट्रोपोस्फेयर, ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, दिस वन इज, एक सेकेंड आपको हम इमेज के थ्रू बताते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे अभी, तो होमोस्फेयर। ओके, होमोस्फेयर में पहला तो हम बताते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ। ओके, दिस इज व्हाट हैपनिंग, ये हमारा अर्थ है। ओके, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, फर्स्ट हो गया ट्रोपोस्फेयर, अनदर लेयर हो गया हमारा, पहला तो हो गया ट्रोपोस्फेयर, दूसरा हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा हो गया मेसोस्फेयर। ओके, सो जो ये फर्स्ट 3 लेयर है और इन लोग का डिस्टेंस कितना है, ये हो गया ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेटर में 16 to 18 किलोमीटर तक होता है इक्वेटर में। बट अगर वही पोल की बात करते हैं तो वो कितना होता है, अप टू 8 किलोमीटर तक। ओके, बट अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, ट्रोपोस्फेयर कितना 50 किलोमीटर तक के होता है, एंड मेसोस्फेयर कितना 80 किलोमीटर तक का होता है। ओके, सो ये हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कि ये कौन सा हो जाएगा, होमोस्फेयर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसमें जो है लेयर्स जो डिवाइडेड हैं अलग अलग, उसमें क्या है कि एक तो ये इसमें जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट, एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जितने भी है वो सारे मिक्स्ड फॉर्म में है। ओके, मिक्सचर है। एंड
जो दूसरा जो है इसमें वो हो जाएगा कि ये कहाँ तक है, तो अप टू 80 किलोमीटर तक है। ओके, एंड नेक्स्ट इसमें जो वाटर वेपर है इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं इसके बियॉन्ड, जो कि आ जाता है हेट्रोस्फेयर। ओके, हेट्रोस्फेयर में क्या होता है कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, जो कि थर्मोस्फेयर से के ऊपर की लेयर्स है उसमें आ जाता है, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, और ये 80 किलोमीटर के बियॉन्ड आ जाता है। ओके, 80 किलोमीटर के बियॉन्ड जो भी है वो हेट्रोस्फेयर में आएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो गैसेस प्रेजेंट है वो एक लेयर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल इसमें ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इस तरह से अलग अलग लेयर में है। बट होमो में क्या था, वो लेयर में नहीं था, मिक्स्ड फॉर्म में ऐसे से एक ही कहीं भी कोई सा भी गैस था। बट इसमें क्या है कि ये लेयर वाइज है। ओके, और इसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं एंड वाटर वेपर भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये हो गया हेट्रोस्फेयर और होमोस्फेयर में डिफरेंस। ओके, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि जो 5 स्ट्रक्चर्स थे हमारे। बट अब हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि पांचों लेयर को अलग अलग देखते हैं कि कैसे क्या है किस लेयर में। ओके, सो फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करते हैं विच इज़ ट्रोपोस्फेयर। ओके, अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, फर्स्ट जो लेयर है हमारा, उसमें क्या होता है, फर्स्ट लेयर है हमारा, लेट्स सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज ट्रोपोस्फेयर। ओके, अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है कि पहले बात तो ये हमारा सबसे लोवेस्ट लेयर है, मतलब फर्स्ट लेयर, लोवेस्ट लेयर बोल सकते हैं या फर्स्ट लेयर बोल सकते हैं। ओके, दिस वन इज़ लोवेस्ट और फर्स्ट लेयर। ओके, और ये अप टू कहाँ तक है, तो वो इसमें 16 to 18 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 18 है, कहीं पे 16 है, इसीलिए दोनों ही आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो 16 किलोमीटर तक या 18 किलोमीटर तक बोल सकते हैं, वो इक्वेटर पे है। बट अगर हम यही पोल की बात करते हैं तो वो अप टू 8 किलोमीटर तक ही वैरी करता है। ऐसा क्यों है वो भी हम बताते हैं। ऐसा इसलिए है कि लेट्स सपोज दिस इज़ अर्थ। ओके, एंड ये हमारा इक्वेटर हो गया, एंड ये हमारा नॉर्थ पोल, एंड दिस वन इज साउथ पोल। ओके, सो एज वी नो कि जब टेम्परेचर राइज करता है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है तो क्या होता है, एयर वहाँ पे एक्सपैंड करता है। ओके, एंड जहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है वहाँ पे क्या होता है, जहाँ टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे एयर डिसेंड करता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि दिस इज इक्वेटर। ओके, तो इक्वेटर में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो इसके वजह से ये कहाँ तक जाएगा, तो ये थोड़ा दूर तक जाएगा। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, और यहाँ पे नॉर्थ पोल्स में टेम्परेचर क्या रहता है, लो रहता है, तो ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये फॉर्म बनेगा। ओके, यहाँ पे 18 किलोमीटर एंड यहाँ पे 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर किसका, तो वो ट्रोपोस्फेयर। ओके, एंड अगर हम इसके फिर टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर भी दोनों जगह का डिफरेंट होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि नॉर्थ पोल में टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इक्वेटर में जैसे कि सबको पता है तो 80 डिग्री सेल्सियस। तो आप हमें ये बताइए कि ये दोनों में से एक जगह पे होगा 45 डिग्री सेल्सियस और एक जगह पे होगा 80 डिग्री सेल्सियस। तो आप हमें ये बताइए कमेंट में कि दोनों में से कौन सा कहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री जो है वो नॉर्थ पोल पे होगा या इक्वेटर पे होगा, या फिर 80 डिग्री सेल्सियस जो है माइनस में वो इक्वेटर पे होगा या पोल पे होगा। तो जैसे कि सभी ने, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे गलती ये करते हैं कि सबको लगता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल में है
तो यहाँ पे पोल में टेम्परेचर लो रहता है, तो यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस होगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है, वो क्या है? वो है हमारा नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, जब हम नॉर्मल लैप्स रेट की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, और वो नॉर्मल लैप्स रेट होता क्या है? तो वो होता है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जब हम ऊपर जाते हैं, मतलब हाइट के साथ ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। ओके, पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारे यहाँ पे कितना था, 8 किलोमीटर था, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 6.5 से, तो कितना आएगा, तो वो आएगा -45 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसी तरीके से जब हम 18 किलोमीटर तक अगर इक्वेटर में आ रहे हैं, उसी को अगर 6.5 डिग्री सेल्सियस से नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, -80 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो टेम्परेचर कहाँ पे सबसे ज़्यादा कम हुआ, तो वो हो जाएगा इक्वेटर पे, और ज़्यादा इसके कंपेयर में ज़्यादा कहाँ है, पोल पे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम था वहाँ पे। ओके, ये मेन रीज़न था यहाँ पे। ये हो गया एक फैक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की ही, तो अगर हम ट्रोपोस्फेयर की दूसरी इम्पॉर्टेंट थिंग बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें सारे वेदर फेनोमेना जो है वही यहीं पे होते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन, विंड्स एंड जितने भी प्रिसिपिटेशन हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन, विंड्स हो गया, सारा वेदर फेनोमेना कहाँ पे होता है, तो ये ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ओके, और सारे गैसेस कंसंट्रेशन भी मैक्सिमम 70% अप्रॉक्सीमेट कहाँ पे होते हैं, तो वो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। ओके, ये सारे फैक्टर्स हैं इसके ट्रोपोस्फेयर के। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं, वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, वो हो जाएगी स्ट्रेटोस्फेयर, सेकेंड लेयर। सो दिस वन इज अर्थ, नेक्स्ट ट्रोपोस्फेयर, देन आ जाएगा हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, मेन इसमें एक है ओजोन। ओके, जो कि ओजोन लेयर है, वो किस काम में आती है, तो वो क्या करती है, इससे जो भी सन से यूवी रेज आती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के थ्रू, उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। कौन? तो ओजोन लेयर। ओके, जिसके वजह से स्किन कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब यूवी रेज जो आता है, यूवी रेज बी एंड सी बहुत हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए। ओके, तो उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो ये खासियत है इसका। एंड अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ करेगा, वैसे वैसे टेम्परेचर भी इसमें इंक्रीज़ करता है। ओके, बट जैसा कि हम सबको पता है कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। ओके, बट ऐसा इसमें नहीं होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओके, एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और वो क्या है, तो वो है हमारा एरोप्लेन फ्लाई। ओके, वो कहाँ पे करता है, तो मोस्ट ऑलवेज कभी भी आप देखिएगा, तो एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर लेयर में फ्लाई करता है। बोलोगे आप इतना ऊपर जाने की क्या ज़रूरत थी, नीचे भी ट्रोपोस्फेयर में भी फ्लाई कर सकता था, या फिर उससे ऊपर भी कर सकता था, लेकिन नहीं, इसके पीछे भी एक रीज़न है। और वो रीज़न क्या है, जैसे कि हम सबको पता है कि ट्रोपोस्फेयर में बहुत ज़्यादा गैसेस का कंसंट्रेशन है, एंड सारे वेदर फेनोमेना, क्लाउड फॉर्मेशन, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, सारा कहाँ पे होता है, तो ट्रोपोस्फेयर में। तो उसी के वजह से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड्स है, क्लाउड्स के बीच में से अगर जाना पड़ा तो क्या कितना होगा, टर्बुलेंस होगा, तो उससे क्या होगा कि रिस्क ज़्यादा हो जाएगा प्लेन क्रैश का। ओके, बट अगर हम वहीं इस
और हम अगर यहीं पे देखेंगे ये का स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वहाँ पे वेदर फेनोमेना उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से उतना टर्बुलेंस नहीं होगा या फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे शांत है, विंड भी नहीं है प्रेजेंट उतना कि डिस्टर्बेंस हो, तो इसीलिए यहीं पे प्लेन फ्लाई करवाया जाता है। ये सबसे आइडियल है। ओके, एंड नेक्स्ट ये हो गया हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, इसमें ओजोन लेयर था, एरोप्लेन फ्लाई इसी में करवाया जाएगा, ये इसके फेनोमेनन थे। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट लेयर कौन सा हो जाएगा, मीसोस्फेयर। और मीसोस्फेयर का सबसे खास बात क्या है, तो मीसोस्फेयर में ये है कि यहाँ पे मिट्योर्स बर्न होते हैं। ओके, अब ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सन है, सॉरी सन नहीं, ये हमारा स्पेस है। ओके, स्पेस से कोई रॉक मटेरियल या फिर कुछ भी मिट्योर्स टूट के और गिरने लगा, ठीक है, गिरने लगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मिट्योराइट्स। ओके, बट जैसे ही वो मीसोस्फेयर में आता है तो वो बर्न हो जाता है। ओके, बर्न हो जाता है, और वो बर्न क्यों होता है, तो वो होता है फ्रिक्शन के कारण। इतना ज़्यादा वो स्पीड में रहता है, वो फ्रिक्शन के कारण वो बर्न हो जाता है। कहाँ पे, मीसोस्फेयर में। फिर उसको हम क्या बोल देते हैं, मिट्योर्स। बट अगर इसमें से कभी कभी होता है कि वो पूरा बर्न नहीं होता है, उसका कुछ पार्ट्स अर्थ पे भी आता है। ओके, जब ये अर्थ पे आता है, सरफेस ऑफ द अर्थ में, तो उसमें क्या होता है, तो उसको हम बोल देते हैं मिटियोराइट। ओके, मिटियोराइट बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, यस, उसको हम मिटियोराइट बोल देते हैं। तो ये एक अलग फैक्टर था। तो इसमें मेन क्या था, तो इसमें यही था कि इसमें मिट्योर्स बर्न हो जाते हैं, ये स्पेसिफिक है इसका। और इसमें जो है, फिर अगर हम मेसोस्फेयर की बात करते हैं तो इसको कोल्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कोल्ड होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड, अभी हमने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था, ट्रोपोस्फेयर में भी हो रहा था कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हुआ, हाइट के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर था। नेक्स्ट मीसोस्फेयर की बात करते हैं तो इसमें हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्मोस्फेयर। ओके, थर्मोस्फेयर क्या है, थर्मोस्फेयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और मीसोस्फेयर कितना, अप टू 80 किलोमीटर तक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्मोस्फेयर। ओके, थर्मोस्फेयर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या है कि टेम्परेचर जैसे यहाँ पे रैपिडली इंक्रीज करता है। ओके, और वो क्यों करता है, क्योंकि हाई एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशन जो है एब्जॉर्प्शन के कारण। ओके, सो कितना इंक्रीज कर जाता है, तो अचानक से 1200 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर जाता है, हाइट ऑफ 350 और 400 तक। ओके, 350 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक, इतना ही में वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ओके, थर्मोस्फेयर में। और इसमें क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सोस्फेयर, जिसको हम आउटर लेयर भी बोलते हैं। ओके, और इसमें क्या है कि एक्सोस्फेयर, जिसको हम आउटर लेयर बोलते हैं, वो लाइटर गैसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया एंड ऑल, जो कि, और यहाँ पे एक फिनोमेना होता है विच इज़ इट कंटेन्स मैग्नेटोस्फेयर। ओके, जो कि कंपोज करता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और जिसकी वजह से डेराइव होता है सोलर विंड। ओके, एंड आइनोस्फेयर में ही एक और है जिसको हम बोलते हैं, सॉरी, एक्सोस्फेयर में ही आइनोस्फेयर प्रेजेंट होता है उसी के अंदर। उसमें क्या होता है कि नेगेटिव आयंस, अगर हम आइनोस्फेयर की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो उसमें क्या होता है कि इसमें नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड ये फॉर्म करता है आयोनाइजेशन बाय सोलर रेडिएशन, और इसका ये हेल्प करता है किस चीज़ में, आइनोस्फेयर, तो ये हेल्प करता है रेडियो कम्युनिकेशन ऑन द अर्थ बाय रिफ्लेक्टिंग बैक शॉर्ट रेडियो वेव्स। और ये कैसे रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, और कैसे वो रिफ्लेक्ट बैक करता है शॉर्ट वेव रेडिएशन को। ओके,
शॉर्ट रेडियो वेव को, ओके, शॉर्ट रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट बैक करता है इसके वजह से। नेक्स्ट, तो ये रहा पूरा लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर का जस्ट, ओके, जो कि आई होप कि सबको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, वो है कर्मल लाइन। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक लाइन है जो कि 100 किलोमीटर के बियॉन्ड आता है, ओके। फॉर एग्जांपल मीसोस्फेयर 80 किलोमीटर तक था, उसके बाद ये 100 किलोमीटर के बियॉन्ड जो भी आता है वो कर्मल लाइन एक बाउंड्री बोल सकते हैं, ओके, बेसिकली। तो वो हो जाता है उसके बियॉन्ड कर्मल लाइन, जिसको आउटर स्पेस बोलते हैं, स्टार्ट ऑफ आउटर स्पेस, ओके। अगर 100 किलोमीटर के बाहर कोई जाता है तो उसी को एस्ट्रोनॉइड बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट, ओके। और यहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। एंड एक चीज़ यहाँ पे रह गया, नहीं सारा हो गया, हाँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक इसमें चीज़ रह गया था, छूट गया था, वो था कि टेम्परेचर कैसे इसमें ये हुआ, जो कि हम अभी लेयर बता रहे थे उसमें तो मैंने क्लियर कर ही दिया है, बट इसमें फिर से हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। यस, तो उसमें क्या था कि टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैसे हाइट के साथ, जैसे हम लोगों को पता है कि हमेशा क्या होता है, पहले भी मैंने इसमें बताया था वीडियो में कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है जब भी हाइट इंक्रीज़ होता है, ओके। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं है कि सब जगह जिगजैग है, कहीं पे कभी कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है। तभी जब हम डिस्कस कर रहे थे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तभी हमने बताया कि फॉर एग्जांपल ये है, इधर अर्थ है, ठीक है, उसके बाद इसमें ये हो गया ट्रोपोस्फेयर जी, ओके। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है हाइट के साथ, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस में था, जैसे जैसे ऊपर गए ये कम होते गया और कितना -16 में आ गया, ओके। एंड ये हमारा ट्रोपोपाउज है जो कि एक बाउंड्री क्रिएट करता है बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्राटोस्फेयर है तो बाउंड्री है स्ट्राटोपाउज है, तो ये बाउंड्री है स्ट्राटोस्फेयर मेसोस्फेयर के बीच, ये ट्रोपोपाउज है जो कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्राटोस्फेयर के बीच में, ओके। पहले में क्या हुआ कि टेम्परेचर डिक्रीज़ किया हाइट के साथ में जब हाइट इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे ओजोन लेयर था O3, जो कि हमने बताया यूवी रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था, ओके। उसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर फिर इंक्रीज होता है। फिर आ जाता है हमारा ट्रोपोपॉज जहाँ पे स्टेबल रहता है टेम्परेचर। देन आ जाता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में क्या है, फिर से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ओके। नेक्स्ट आ जाता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में भी आयंस के वजह से फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होने के बजाय यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है, ओके। ये रहा ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, ये सारे, ओके। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको समझ में आया है जो मैंने समझाने की कोशिश की है। एंड स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, just ask me in the comment section. Thank you so much.